गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था मध्यकालीन शिक्षा के बारे में और मध्यकालीन शिक्षा की विशेषताएं, उनके उद्देश्य और शिक्षण संस्थाओं के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आप लोग को शिक्षा के दोष, मुगल कालीन या मुस्लिम कालीन या मध्यकालीन शिक्षा के दोष और गुणों को बताएंगे। यहाँ मैंने लिख दिया है 7 पॉइंट इसमें और 7 पॉइंट इसमें, 7 पॉइंट लिखा है और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हुए हम चलेंगे। सबसे पहले तो आइए इनके गुणों के बारे में। मुगल कालीन शिक्षा के गुण, मुगल कालीन शिक्षा की कुछ विशेषताएं बताई जा चुकी है, इनके कुछ गुण भी थे। ये गुण क्या था? पहला, लौकिक एवं धार्मिक शिक्षा। हम आप लोगों को विशेषता बता रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि इस्लाम शिक्षा पे विशेष जोर दिया गया था और सभी लोगों को इस्लाम शिक्षा ग्रहण करने की बात की जाती थी। यहाँ भी वही बात कही गई है कि लौकिक था यानी भौतिक था, जो हमारे सांसारिक जीवन में सभी लोग ऐसी शिक्षा दी जाती थी जो सभी लोग उपयोग में ला सके। धार्मिक शिक्षा और लौकिक के साथ साथ, भौतिक के साथ साथ, सांसारिक के साथ साथ धार्मिक शिक्षा को भी महत्व दिया जाता था। यह इसकी एक विशेषता थी कि लौकिक के साथ साथ धार्मिक शिक्षा को भी विशेष महत्व दिया जाता था ताकि सभी लोगों के अंदर धार्मिकता की भावना पनप सके। दूसरा है वस्तुनिष्ठता। यहाँ बताया जाता है कि मुगल काल में औरंगजेब के समय सारी शिक्षाओं को, यानी कि जितनी शिक्षाएं दी जाती थी, इन सारी शिक्षाओं को वस्तुनिष्ठ कर दिया गया, व्यवहारिक कर दिया गया। औरंगजेब यह चाहता था कि उसके राजकुमारों को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए, यानी शिक्षा सिर्फ किताबी ना हो बल्कि वो व्यवहारिक हो, वो अपने जीवन में उसका उपयोग कर सके। तो इसलिए वस्तुनिष्ठता और व्यवहारिकता इसकी विशेष गुणों के अंतर्गत रखा जाता है। अनिवार्यता, तीसरा है अनिवार्यता। यह भी माना जाता था कि मुस्लिम काल में, मुगल काल में सभी को शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य था। यह खास बात ध्यान देने वाली है कि यह शिक्षा कैसी होती थी। सबसे बड़ी बात कि उतनी शिक्षा सबको ग्रहण करनी बहुत जरूरी थी जितना व्यक्ति कुरान पढ़ सके, यानी कि कुरानों को पढ़ने तक शिक्षा अनिवार्य था। यानी हर व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, कुरान पढ़ना बहुत आवश्यक था। तो इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा की अनिवार्यता थी, सभी को शिक्षा ग्रहण करना बहुत अनिवार्य था। इतिहास लेखन, इतिहास लेखन अगला चौथा पॉइंट है आपका, इतिहास लेखन। इतिहास लेखन के अंतर्गत यह बताया जाता है कि अगर हमको क्रमबद्ध तरीके से कहीं से भी इतिहास के बारे में कोई जानकारी प्राप्त होती है तो वह है मुगल काल से या मुस्लिम काल से ही। मुस्लिम काल में इतिहास को एक क्रमबद्ध तरीके से समाज के सामने प्रस्तुत किया गया था और आज यही हमारा इतिहास हमको जानकारी का स्रोत बनता जा रहा है। अगला है पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंधों में गुरु और शिष्य के संबंधों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ हम आपको बता दें कि एक औरंगजेब के बारे में पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं। एक औरंगजेब के बारे में ही सिर्फ कटुता हमको देखने को मिलती है, बाकी कभी भी यह हमको देखने को नहीं मिलता है कि गुरु और शिष्य के संबंध अनुचित थे। बल्कि यह हम कह सकते हैं कि गुरु और शिष्य के पारस्परिक संबंध बहुत मधुर थे। बस औरंगजेब के शासनकाल में ही गुरु को विशेष महत्व नहीं दिया गया था। शिल्पकला, जब हम पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आप लोगों को बताया था मदरसा के अंतर्गत कि पाठ्यक्रमों में उन सब की शिक्षाएं ज़्यादा दी जाती थी, उन सभी विषयों की शिक्षाएं ज़्यादा दी जाती थी जो संसार में उपयोगी हो, व्यवहारिक हो। तो ये क्या थी? इसमें शिल्पकलाएं विशेष थी। विशेष शिल्पकारी के बारे में आप देखते ही हैं। और पहले जितने भी मुगल काल में बने हुए फोर्ट हैं उनके बारे में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय दस्तकारी शिल्पकारी अपने चरम पे थी। नक्काशी और जरी के काम, इन सबको विशेष महत्व दिया जाता है। खास तौर पे शिल्पकारों को तो विशेष स्थान प्राप्त थी। तो इस समय अवधि में, यानी कि मुगल काल के समय अवधि के अंतर्गत
शिल्प काल की शिक्षा विशेष महत्व रखती थी। राजकीय संरक्षण, राजकीय संरक्षण के अंतर्गत कहा जाता है कि इसको राजाओं से, बादशाहों से, मुगल शासकों से संरक्षण प्राप्त था। अगर जिसको इन बादशाहों से संरक्षण प्राप्त नहीं था, उनको मस्जिदों से, मस्जिद जिससे वह संलग्न थे, यानी कि जिसके पास वह बने हुए थे, मदरसा था, कुतुब था, मकतब, कुतुब मतलब मकतब था, खानगाह, दरगाह, जो भी थे मस्जिद के पास जो वो बने हुए थे, उनको संचालित करने का कार्य अगर राज्य की बादशाहों द्वारा राजकीय संरक्षण नहीं प्राप्त था, तो वह मदरसों द्वारा उनको संरक्षित किया जाता था। और जो दान मिलता था, जो दान उनको प्राप्त होता था, उस दान द्वारा ही इन सारी शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था की जाती है। तो ये क्या है? राजकीय संरक्षण, राजा द्वारा इनको, बादशाहों द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त था। तो आपने गुरुओं को देखा। अगर आपसे पूछ ले कि मध्यकाल में या मुगल काल के किन्हीं दो गुरुओं की या किन्हीं दो गुरुओं के बारे में बताइए, तो आप यहाँ बता सकते हैं, किसी भी दो गुरु के बारे में लिख सकते हैं। यह अक्सर 1 नंबर के प्रश्न में आता है। और आप देखेंगे कि यह सारे गुण लगभग विशेषताओं से मिलते जुलते हैं। जैसे लौकिक एवं धार्मिक शिक्षा, वस्तुनिष्ठता, अनिवार्यता, शिक्षा की अनिवार्यता, इतिहास लेखन, पारस्परिक संबंध, शिल्प कलाएं और राजकीय संरक्षण, राजाओं का संरक्षण प्राप्त है। अब आइए दोष पे। जब इसके कुछ गुण हैं तो दोष भी होने स्वाभाविक है। तो यहाँ हम दोषों के बारे में बताते हैं कि मुगल कालीन शिक्षा के दोष। पहले गुण में बताया गया कि लौकिक एवं धार्मिक शिक्षा। तो यहाँ बात की जाती है कि भौतिक यानी लौकिक जीवन में विशेष जोर दिया जाता था। सांसारिक ऐश्वर्य को प्राप्त करना इस शिक्षा की, मुस्लिम शिक्षा की सबसे विशेष विशेषता थी। तो इसलिए भौतिक पक्ष पर विशेष जोर दिया जाता था और किसी अन्य पक्ष पे यानी धार्मिक पक्षों पे बहुत विशेष जोर नहीं दिया जाता था, व्यवहारिक पक्षों पे विशेष जोर नहीं दिया जाता था, बल्कि भौतिक पक्ष, सांसारिक भोग विलास का जीवन जीने पे विशेष विशेषता रखी गई थी। दूसरा है अमनोवैज्ञानिक शिक्षा। यह मनोवैज्ञानिक शिक्षा नहीं थी, यह क्रमबद्ध तरीके से नहीं दी जाती थी। यहाँ हम आपको बता दें कि यहाँ मनोवैज्ञानिकता का अभाव था, क्योंकि यहाँ बालक को एक तो मौखिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, लेकिन खास बात यह थी कि रटने पे बल दिया जाता था। बालक रटे, जितना वो रट सकता है। तो मनोवैज्ञानिक हुआ नहीं, यहाँ मनोवैज्ञानिक हो गए। इसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ पढ़ने लिखने का और सामान्य जानकारी प्राप्त करने का ही, सामान्य जानकारी में गणित की शिक्षा ग्रहण करने का ही विशेष स्थान था। अब अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें तो जब बालक उच्च शिक्षा में जाता था तो भी इसी के यानी कि प्राथमिक शिक्षा का आधार बेस ही उनका उच्च शिक्षा होता था। इसलिए रटंतु विद्या, रटने पे विशेष महत्व दिया जाता था। तो यह क्या था? हमारा मनोवैज्ञानिक विधि के अनुसार यह शिक्षा नहीं दी जाती थी। और यह अगर हम देखें पहले के वैदिक काल को तो यह प्राकृतिक होती थी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए शिक्षण संस्थाएं जैसे मदरसा, मकतब, दरगाह, खानगाहें, इन सब शिक्षा संस्थाओं का निर्माण कराया गया था। लेकिन अगर हम वैदिक काल में देखें तो यह प्राकृतिक की गोद में पेड़ पौधों के बीच में बालक को शिक्षा दी जाती है। और यह क्या था? यहाँ वैज्ञानिकता का अभाव था। हिंदी की उपेक्षा, अगला है हिंदी की उपेक्षा। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अरबी भाषा और फारसी भाषा को विशेष महत्व प्राप्त था। मध्य युग में अरबी और फारसी भाषाओं का ज्ञान होने वाले व्यक्ति को ही उच्च पदों पर रखा जाता था, जबकि हिंदी भाषा जिसको आती थी, वैसे तो बहुत ज़्यादा बोलबाला नहीं था हिंदी भाषा का, लेकिन हिंदी भाषा जहाँ कहीं भी होती थी उसकी उपेक्षा की जाती थी। अमीरों के लिए शिक्षा की एक अन्य दोष है कि यह सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए ही प्रदान की जाती थी। सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, गरीबों के लिए यह शिक्षा नहीं थी, यानी कि सभी लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, स्त्रियों को पर्दा में रखा जाता था,
पहले भी बता दें, स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की जाती थी। उच्च शिक्षा ग्रहण करना स्त्रियों की बस की बात नहीं थी। और अगर बाई दिए स्त्रियां शिक्षा ग्रहण भी करती हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ मकतब में ही शिक्षा ग्रहण करती थी, वह भी क्या थी, प्राथमिक थी। तो यहाँ पर कि स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की गई थी। पढ़ने लिखने में भी इसमें अध्यात्म का ज्ञान नहीं था, लेकिन बस सिर्फ व्यक्ति को उतनी ही जानकारी शिक्षा की होनी चाहिए जो पढ़ सके किसी चीज़ों को और लिख सके, उससे ज़्यादा जानकारी यानी कि ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पुराणों में यह बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त करना ही ईश्वर की प्राप्ति है, लेकिन यहाँ इस पे बिल्कुल गलत साबित होता है। विलासिता, हमने पहले भी बताया है कि इस शिक्षा का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था, वह क्या था, विलासिता। तो यह इसके दोषों के अंतर्गत आ जाएगा। अध्यात्म का ज्ञान नहीं, किसी चीज़ का ज्ञान नहीं, या फिर अगर हम कहें तो निर्वाण की प्राप्ति नहीं, मोक्ष की प्राप्ति नहीं, या बस अपना जो जीवन व्यक्ति जी रहा है, जो सांसारिक जीवन जी रहा है, वह भोग विलास के आधार पर ही जीवन व्यतीत करता है। तो आपने देखा कि इस वीडियो के अंतर्गत हम मुगल कालीन या मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा के गुण और दोषों के बारे में बताएं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं भी समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।